Yes, good morning everyone. As we know, we are doing defense mechanism. Defense mechanism is of two types, non-specific and specific. Non-specific means general and specific means against a specific microbe. So non-specific is basically is of two types, that is external and internal. External was based on like skin, mucous membrane, and that is also known as first line of defense. And internal means internal secretions of glands or organs like WBC. So we are discussing second line of defense. In second line of defense we have different parts like WBC, macrophages, interferons, inflammatory reaction, fever, natural killer cells, and complementary proteins. So in last video we have discussed about WBC and macrophages. So जिन्होंने हमारे लास्ट लेक्चर्स नहीं लगाए हैं, जिन्होंने ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं है जो स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि आप 9th 10th 11th एंड +2 क्लासेस के जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नोट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था WBC, मैक्रोफेजेस, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ इंटरफेरोन्स। क्लियर? सो एज इट्स नेम इंडिकेट, इंटरफेरोन्स लाइक इंटरफेयर करना, कि कुछ काम चल रहा है, कोई पर्सन अपना स्पेसिफिकली काम कर रहा है, लेकिन अगर हम उसमें इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयर कोई भी केमिकल करता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। सो दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय होस्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरल अटैक। अब बात आती है कि हमने जो भी माइक्रोबियल डिजीज़ पढ़ी हैं, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोल डिजीज़, वायरल डिजीज़, हेलमिंथ के रिलेटेड डिजीज़ थी जो, तो उसमें जब भी हमें हमारी बॉडी पे वायरल अटैक होता है, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी पे वायरल अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज़ करती है जो बॉडी में एक मैसेज की तरह होता है कि जो सेल तो वायरल अटैक के बाद किल हो चुके हैं वो तो किल हो गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते पूरी बॉडी में एक मैसेज दे दिया केमिकल के थ्रू कि हमारी बॉडी को वायरस का अटैक हो चुका है, ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो इन केमिकल्स को हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। सो दीज वर डिस्कवर्ड बाय एलिक इज़ॉक एंड जीन लिंडमैन। सो दे आर ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट ट्यूमर्स, सो यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। ये जो हमने बोला कि वायरल अटैक के अगेंस्ट एक्टिवेट होते हैं, तो ये समटाइम ट्यूमर्स के अगेंस्ट भी क्या है, एक्ट करते हैं, और इसीलिए ये जब कैंसर को ट्रीट किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में जो इंटरफेरोन्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एंटीबॉडीज़। एक हमारे इम्यून सिस्टम का बेसिक पार्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन्स। इनको आपस में मिक्स नहीं करना, ये टोटली डिफ्रेंशिएटेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ इंटरफेरोन्स। ये जो मैकेनिज़्म है इसे आपने ध्यान से देखना है, ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है, और अगर हमें एक बार समझ आ जाता है तो हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ ए ग्रीन कलर डॉट एंड सपोज इट्स ए वायरस, ठीक है। व्हेन वायरस अटैक आवर बॉडी, सपोज दिस सेल इज सेल ए, जस्ट इसको नेम दिया है, दिस इज़ नॉट ए स्पेसिफाइड सेल, जस्ट बॉडी सेल है ये। जब वायरस का अटैक होता है तो इट सिंथेसाइज इंटरफेरोन्स, ये डॉट डॉट जो केमिकल है लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स बनाएगा। तो ये क्या होएगा,
सपोज दिस इज नेक्स्ट सेल, सेल बी। ये सेल तो अटैक के बाद किल हो गया, लेकिन इसने इंटरफेरोन जो रिलीज करा वो सेल बी के अराउंड एक कोटिंग की तरह प्रेजेंट है, जो क्या सिंथेसिस करेगा, AVP, एंटीवायरल प्रोटीन। अब ये जो सेल बी है, इंटरफेरोन की कोटिंग के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा सेल बी प्लस इंटरफेरोन्स, तो ये क्या सिंथेसिस करेंगे, AVP, एंटीवायरल प्रोटीन। तो ये इसका रिजल्ट क्या रहेगा, दे स्टॉप मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। तो हमारी बॉडी में जो वायरस की मल्टीप्लिकेशन है, वायरस आ तो गया लेकिन अब वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, अब वो आगे हमें हार्म नहीं पहुंचा पाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी ने इंटरफेरोन्स जो हैं वो रिलीज कर दिया। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंटरफेरोन्स। So interferons on the basis of production, on the basis of organ, these are of three types. One is alpha, second is beta, and third is gamma interferon. Alpha interferon, beta interferon, and gamma. So alpha interferons are secreted by B and T cell. They are lymphocytes. Beta cells are secreted by fibroblast cell, that is a tissue, connective tissue. And the third, gamma interferons are released by natural killer cells. जो B सेल एंड T सेल्स हैं उसके साथ ही होते हैं हमारे पास नेचुरल किलर सेल, और हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इसको प्रॉपरली भी डिस्कस करना है। नेचुरल किलर सेल मतलब जो नेचुरली खुद किल हो जाता है और जो आने वाला फॉरेन मटेरियल है उसको अपने अंदर एनगल्फ करके जो नेचुरली किल हो जाएगा और उसके साथ ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ताकि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी रिलीज ना हो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज नेचुरल किलर सेल. So this is all about interferons. Next is inflammatory reaction. Inflammatory reaction, तो इसके बारे में एक अगर हम जर्नल से बात करें, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इन्फ्लामेटरी मतलब स्वेलिंग, लाइक समथिंग स्वेल्ड अप। तो जब भी हमें कोई केमिकल एजेंट, लाइक हम बोलते हैं कि हम केमिस्ट्री लैब में हैं, कुछ काम कर रहे थे, कुछ केमिकल हमारे हाथ में लग गया या फिर हमारी आर्म पे लग गया, तो ये हो गया केमिकल एजेंट। फिजिकल मतलब हमें कोई चोट लगी है, कुछ हैवी था तो वो हमारे आके फुट पे या फिर आर्म पे या फिर फिंगर पे लग गया उसके बाद। और बायोलॉजिकल एजेंट मतलब कि हमें कट लगा और कट के बाद पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो चाहे वो केमिकल एजेंट है, चाहे वो बायोलॉजिकल एजेंट है और चाहे वो फिजिकल एजेंट है, वो हमें क्या करेगा, टिश्यू इंजरी कॉज करेगा। टिश्यू इंजरी मतलब अगर हम सपोज करें कि ये हैंड है, यहाँ पे हमारे कुछ लग गया, तो हम वहाँ पे क्या फील करते हैं, एक तो हम उस जो पर्टिकुलर एरिया है उसे हम ईज़िली प्रेस नहीं कर पाते। ईज़िली प्रेस मतलब जब हम हाथ भी लगाते हैं तो हमारे जो वहाँ पे क्या होने लगती है, पेन होने लगती है। सेकेंड, वहाँ पे जो एरिया होता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली हाई हो जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग। तो इस सब का क्या मतलब है, ये सब जो 4 पॉइंट्स हमने करे हैं, पेन होना, रेडनेस होना, वार्मथ होना और टेंडरनेस आ जाना, इन सब को कलेक्टिवली कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो इन सब का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, कैपिलरी वाइडनिंग, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, अपने नॉर्मल डायामीटर से वाइड हो जाती हैं, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो है जो इंक्रीज़ हो जाएगा, और वहाँ पे क्या रश होने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि एक एरिया, एक रूम है जिसमें 2 पर्सन है,
और एक रूम है जिसमें 40 पर्सन्स बैठे हैं, तो वहाँ पे सफोकेशन, वहाँ पे टेम्परेचर है जो वो हाई हो जाएगा उस रूम का। तो वही बात होगी कि जहाँ पे फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा और कंडीशन क्या हो जाएगी, वार्म्थ, मतलब गर्म हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद है टॉक्सिन्स। अगर वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ ऐसा पार्टिकल था जिसकी वजह से वो अंदर बॉडी में टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा है, बैक्टीरिया जो वायरस, तो उसकी वजह से क्या होएगा, कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब जो भी मटेरियल है उसको पास हो देने की कैपेसिटी, मतलब कैपिलरीज परमिएबल हो जाएंगी। परमिएबल होने के बाद वहाँ पे जो कट वाला पार्ट होएगा, जो इंजरी वाला पार्ट होएगा, वहाँ पे जो फ्लूइड है वो डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि WBC वहाँ पे पहुँचेंगे, केमिकल्स वहाँ पे पहुँचेंगे, ताकि जो आने वाली पेन है या फिर जो भी इसके बाद क्या रिएक्शन है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो वहाँ पे डिफ्यूज़न की वजह से जो है वो बहुत नाजुक सा हो जाएगा पार्ट, और उसे हम बोलते हैं टेंडरनेस। क्या बोलते हैं, टेंडरनेस। उसके बाद है हिस्टामिन रिलीज होना बाय मास्ट सेल। तो जब हिस्टामिन रिलीज होएगा, तो एक बार हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो गया, वैसोडायलेटर है जो, तो उसके बाद अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, वो बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रोफिल वहाँ पे मूव करेंगे और वहाँ पे क्या होएगी, पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर हमें कोई भी इंजरी होती है, जब हमारे किसी भी पार्ट में इंजरी के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें पेन जो रिसेप्टर्स हैं उनका एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में हम पेन फील नहीं करेंगे तब तक हम अपने टिश्यू का ध्यान नहीं रखेंगे। अगर हमारे सपोज़ कोई इंजरी हुई, हमें कांटा चुभ गया, हमें नेल लग गया, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हम ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पेन है, तो हम उसका ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, हम देखेंगे ही नहीं कि हमारे ब्लीडिंग हो रही है। पता कैसे चलेगा, जब तक हमारे पेन जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होएंगे तो हमें हमारी इंजरी का पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है सिस्टेमिक रिएक्शन। अब बात आती है, एक होता है लोकल और एक होता है सिस्टेमिक। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे, सिस्टेमिक मतलब पूरे ब्लड में उसका फ्लो हो जाना। तो जब हमने देखा है कि हम जब गिर जाते हैं या हमें मतलब कहीं पे चोट लग जाती है, तो जब हम एकदम से, तो वहाँ पे बहुत सारी फर्स्ट एड की फैसिलिटी होती है हमारे पास, हम एक बार तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उस पेन किलर का या फिर उसका असर कम होता है, तो हमें ऐसे लगता है कि हमें फीवर हो रहा है, कि मतलब हमारी बॉडी उस पूरे केमिकल को, पूरे जो हमें इंजरी हुई है, पेन हो रही है, उसको सहन नहीं कर पा रही है, और वो पूरी बॉडी में, पूरे ब्लड में फैल रहा है। तो इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये था हमारा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो आज के जो हमने लेक्चर में क्या देखा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो WBC और मैक्रोफाजेस हम पहले कर चुके थे, उसके बाद का जो पॉइंट था इंटरफिरोन, जो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं और जो हमारी बॉडी सेक्रीट करती है जब हमें वायरल अटैक होता है। और सेकंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जब भी हमें कोई चोट लगती है तो उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी केमिकल रिलीज़ करने के बाद रिएक्ट करती है, इंटरनल ब्लड जो हमारा रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। थैंक यू।